हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं केएम लर्निंग चैनल। और आज मैं आपके सामने योजना अप्रैल 2020 का एक नया लेसन प्रेजेंट कर रहा हूं और उस लेसन का नाम है पंचायती राज सिस्टम। तो योजना जो मैगजीन गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे योजना.gov.in है, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो उसी में इस बार के मंथ में, अप्रैल के मंथ में जो कंटेंट दिया गया है उसमें से एक कंटेंट है पंचायती राज सिस्टम। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, 3 एस्पेक्ट को मैं कवर करूँगा। पहला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है। दूसरा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कैसे रिकॉग्निशन दिया गया है। और तीसरा कि वे फॉरवर्ड क्या है और क्या क्या इस चीज़ में इंक्लूड करना चाहिए ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रॉपरली फंक्शन कर सके। करेक्ट। ये जो आर्टिकल है, ये जो कंटेंट है, वो डॉक्टर M.R. श्रीनिवास मूर्ति एंड सुरभि सिंह के द्वारा लिखा गया है, तैयार किया गया है, जो योजना में पब्लिश किया है। ये रांची यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं दोनों के दोनों। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले गांधी जी का स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है, गांधी जी बाय वर्च्यू ऑफ हिज लॉन्ग एंड वैरिड एक्सपीरियंस इन द वर्किंग ऑफ द स्टेट system in Europe, Africa and Asia always argued for four-tier system of governance, that is center, state, district and village level administration. मतलब गांधी जी always argued for four-tier system. His idea of Panchayati Raj was to raise village as an important unit of democracy. राइट, यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी। ही वांटेड अ बॉटम अप अप्रोच, ध्यान रखिएगा, बॉटम अप अप्रोच ऑफ गवर्नेंस, विलेज टू सेंट्रल लेवल गवर्नेंस। दो तरह का, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ दो तरह का अप्रोच हाईलाइट होता है। जो गांधी जी ने लाइक किया वो है बॉटम अप अप्रोच। इसका मतलब है टॉप डाउन अप्रोच भी होता है, सेंटर से विलेज लेवल पे। जो कि आप देखिएगा कि जैसे अगर हम लोग भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं, तो जहाँ गांधी जी विलेज लेवल को बॉटम अप अप्रोच से आगे बढ़ना चाहते हैं डेमोक्रेसी में, वहीं पे डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि नहीं, टॉप डाउन सिस्टम को फॉलो किया जाना चाहिए, अप्रोच को फॉलो किया जाना चाहिए। करेक्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पंचायती राज में क्या बातें हुई थी। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोगों को पता है कि 1946 के आसपास इसका गठन हुआ था और 2 साल इसका कंटिन्यूसली सिटिंग चला। टोटल 11 सेशन था, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इस बात पर डिस्कशन हुआ था, तब वहाँ पे देखिएगा 2 टायर सिस्टम को हाईलाइट किया गया था, 2 टायर सिस्टम्स, राइट। जब ये दिसंबर के 1946 में ये बातें रखी गई थी चर्चा करने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जस्ट प्रेफर टू हैव अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब सेंटर एंड स्टेट। मतलब ये हुआ कि लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं की गई थी। ओके मतलब कि यहाँ पे देखिए, देयर वाज नो स्पेसिफिक रेफरेंस टू विलेज एंड देयर गवर्नेंस। तो 2 टायर की बात हुई थी। भीमराव अंबेडकर, जो कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया और वो प्रोविंशियलिज्म पे ज़्यादा इम्फेसाइज करते थे। उनका कहना था कि सेंटर से स्टेट, स्टेट से फिर ग्रास रूट लेवल या लोकल गवर्नमेंट पे जाते हैं, देन इट इज़ वेरी गुड। अदरवाइज उनके अनुसार कहा जाता है कि विलेज में जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप अगर इस्टेब्लिश करने का भी टारगेट है, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ कास्टिसिज्म एंड लोकलिज्म इस तरह की चीज़ बहुत ही हाईलाइटेड है, कास्टिसिज्म एंड लोकलिज्म, जिससे कि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और लार्ज स्केल पर रिफॉर्मेशन भी नहीं ला सकते हैं। और उनके अनुसार आज के प्रेजेंट सिनेरियो में पहले नेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, देन विलेज लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। So, efforts should not be invested for the upliftment of village at that time. Right? इसलिए देखिए, India's resources at the time of independence to be spent on developing global status of India and to solve the national problems such as providing food, shelter, clothing, health, etc. of the public rather than strengthening and re-engineering of the villages.
करेक्ट। तो ये था उनका थॉट। अब यहाँ पे देखिएगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसके अंतर्गत हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया। तो उसके पहले क्या क्या है हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पे भी डिस्कस करना है। अब देखिए, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे तो 1952 की बात है, जब पहली बार कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हाईलाइट किया गया, राइट। जैसे शांति निकेतन में, बड़ोदरा में, नीलोखरी में ये सब चल रहा था, उसी लाइन पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया गया या लाया गया, इनॉग्रेट किया गया, राइट। कि भाई कैसे हम विलेज मीन्स कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे शुरुआत जो वर्क हुआ वो 1952 से हुआ, गवर्नमेंट के एफर्ट के थ्रू। फिर 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ, और जिसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, और उसने ये बोला कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में, खास करके अगर प्रॉपर डेवलपमेंट देखा जाए, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन का होना ज़रूरी है, राइट। और पब्लिक पार्टिसिपेशन होना मतलब सिर्फ होना नहीं, बल्कि इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेचुटरी स्टेटस दिया जाना चाहिए, ताकि लीगल तौर पे लॉफुल वे में दे कुड कम अहेड टू पार्टिसिपेट इन देयर कम्युनिटी डेवलपमेंट। So public participation in community work should be organized through statutory representative bodies, right, such as agencies, village level, which can represent the entire community, assume responsibility, provide leadership in rural development program of the government. करेक्ट। ये बलवंत राय मेहता कमेटी का ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद देखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप किया गया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के पर्पस से, और वहीं से पंचायती राज, जहाँ पे लोकल कम्युनिटी की बात हो रही थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो वहाँ से पंचायती राज एक टर्म आइडेंटिफाई किया गया, और वही लोगों तक या वही चर्चा का सब्जेक्ट बना, टॉपिक बना। मतलब अब लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट का बात ना करके पंचायती राज की बात होने लगी। ओके, तो वहाँ से डेवलपमेंट का, या कह सकते हैं 1957 जो बलवंत राय मेहता कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वहाँ से हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या लोकल गवर्नेंस पे या लोकल गवर्नमेंट पे वर्क आउट करना शुरू किए। अब यहाँ पे देखिएगा कि 1959 की बात है, जब पहली बार 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया। पता है कहाँ? 2 अक्टूबर 1959 को। आप लोगों को पता होगा, पीटी में कई बार पूछा गया है, और वो है राजस्थान के नागौर। राजस्थान के 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेट किया था, याद ही होगा, राइट। उसके बाद जयप्रकाश नारायण कमेटी का स्थापना हुआ था, जिसने ये बोला कि पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और वैसे में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है उसे चेंज करके फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत लाया गया। सो जयप्रकाश नारायण कमेटी का क्या था, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ और रिकमेंडेशन प्रेजेंट किया, और जिसके आधार पे कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो मिनिस्ट्री चल रहा था उसको फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत लाया गया 1971 में, राइट। और उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट जो यूज हो रहा था उसे रूरल डेवलपमेंट के तौर पे कर दिया गया। अब हुआ कि कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है यूज नहीं होगा, करेक्ट। फिर आया 1978, जब अशोक मेहता कमेटी का स्थापना हुआ 1978 में, और उसने पहली बार ये आइडेंटिफाई करते हुए रिकमेंड किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, नॉट ओनली स्टेच्यूटरी बट इट शुड बी गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, करेक्ट। और उसी वक्त कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी वर्क हो रहा था इस ग्राम पंचायत के पंचायती राज के लेवल पे। तो वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जो है, इसी के तरफ एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसमें क्या किया कि भाई अशोक मेहता की कमेटी और अन्य कमेटी के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए उसने लोकल बॉडीज़ को मोर पावरफुल एंड या कह सकते हैं एम्पावर्ड किया, और डायरेक्ट इलेक्शन करने की बात किया।
राइट। सो इंटरेस्टेड मोर पावर एंड फाइनेंसिंग। वेस्ट बंगाल का पंचायती एक्ट 1973 जो था उसने न केवल एम्पावर्ड किया बल्कि उसने डायरेक्ट इलेक्शन का भी इंट्रोडक्शन किया और बोला कि ये रेगुलर लेवल पे होगा और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा या अथॉरिटी नहीं होगा। सो और ये कर दिया डायरेक्ट इलेक्शन एज ए कंपल्सरी प्रोविजन एंड डिलीटेड द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द स्टेट इन पोस्टपोनिंग द इलेक्शन। तो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द वेस्ट बंगाल कि ये पहली बार इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन होगा, वो इंटरवल मतलब जैसे 5 साल का पीरियड होता है तो 5 साल पे होगा, प्लस में स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे इसे डिस्क्रिशनरी पावर के तहत इसे पोस्टपोन कर दे या एक्सटेंड कर दे, ये नहीं होगा। और इस तरह से देखिएगा कि अलग अलग स्टेट ने जैसे कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इसने भी लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एम्पावरमेंट के साथ साथ इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस के तौर पे भी दिया। अब है देखिएगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ, अशोक मेहता कमेटी ने बोला था। तो फिर उसी को ध्यान में रखते हुए 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया कि पंचायती राज is an important facet of democracy and its constitutional protection is must for their functioning as representative institution of the people. But unfortunately 64th amendment bill जो है वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। सिमिलरली 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया जिसने बोला कि लोकल बॉडीज़ को और पावरफुल या एम्पावर कर दिया जाए ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है और भी स्ट्रांगली काम कर सके। बट बोथ बिल्स मतलब 64वीं और 65वीं बिल जो है वो पास नहीं हो पाए। करेक्ट। चलिए अब आते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया तो आपको पता ही है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 है जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को न केवल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया बल्कि उसे एम्पावर भी दिया, है ना, कुछ आइटम्स को ऐड भी किया। आपको पता है पार्ट 9 ऐड किया गया, राइट। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 1992 के 93 के बीच में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया जो लोकल गवर्नमेंट पे वर्कआउट किया, एक विलेज लेवल पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और एक अर्बन लेवल पे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसपैलिटी की बात करते हैं आप लोग। सो रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया और एम्पावर करने के लिए कुछ फाइनेंशियल पावर के साथ साथ कुछ आइटम्स उसके अंतर्गत एलोकेट कर दिया गया। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है क्या है बेसिकली, अगर आर्टिकल 40 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 40 में क्या बोलता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो मतलब एम्पावर देम विथ सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है रिकॉग्नाइज किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे और उसने सर्टेनिटी, कंटिन्यूटी एंड स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए इसे एम्पावर करने का कोशिश किया, राइट। और पार्ट 9 को ऐड किया गया। करेक्ट। चलिए अब यहाँ ऑब्जेक्टिव के तौर पे यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस ये हाईलाइट करूँगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ भाई कि चूंकि ये लोकल कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन की बात थी तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये डिसाइड किया गया, यह प्रोविज़न रखा गया कि भाई SC/ST के लिए SC/ST का सीट रिज़र्व हो जाएगा, महिलाओं का 1/3 से कम सीट रिज़र्व नहीं होना चाहिए, इसका टेन्योर जो है 5 ईयर्स का होना चाहिए। करेक्ट। और ये जो है इलेक्शन जो कंडक्ट होता है 5 इयर्स के टेन्योर होने के विदिन 6 मंथ में हो जाना चाहिए, या जब कभी भी किसी भी रीजन से अगर लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डिसॉल्व किया जाता है तो विदिन 6 मंथ में इलेक्शन कंडक्ट हो जाना चाहिए। करेक्ट। उसमें साथ में आप देखिएगा कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत लोकल गवर्नमेंट में पंचायत, ग्राम पंचायत जो होता है उस सब के लेवल क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन सब की बात की गई है कि मेंबर को कैसे डिसक्वालीफाई किया जाएगा और क्या क्या रोल एंड फंक्शंस होंगे, अलग अलग चीज़ उसमें इंसरेन किया गया। करेक्ट। और डिवोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स पावर ओवर पंचायत विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, फाइनेंशियल पावर, इस सब को भी ध्यान में रखा गया, राइट। अब आते हैं चूँकि डेवलपमेंट की बात करते हैं तो रिकॉग्निशन मिल गया है ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को,
राइट। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद नागौर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे 1952 में 3 टायर सिस्टम को पहली बार इनिशिएट किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया था, वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट किया गया, पहला इलेक्शन। करेक्ट। तो ना केवल वहाँ पे राजस्थान में बल्कि आंध्र प्रदेश में भी लोकल गवर्नमेंट को बनाने के लिए इलेक्शन कंडक्ट किया गया। करेक्ट। और इस तरह से आप देखेंगे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद SC/ST या कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट में लोगों के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस बढ़ता चला गया। राइट। और अलग अलग रोल। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में या इसको मोर ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए या मोर फंक्शनिंग बनाने के लिए नए नए चीज़ भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद लाए गए। अब वो क्या क्या है देखिए, ऑम्बड्समैन भी इंट्रोड्यूस किया गया, सोशल ऑडिट के अंतर्गत लाया गया, मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, पंचायत परफॉर्मेंस असेसमेंट को इनिशिएट किया गया। मतलब कि लोकल गवर्नमेंट को डिसिप्लिन वे में फंक्शन करते हुए आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए या बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया, ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ भी फंक्शनिंग भी बेटर होता चला जाए। राइट। उसी तरह से आगे देखेंगे मनरेगा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें क्या किया गया कि भाई पंचायत को एकदम नोडल पॉइंट बनाया गया या मैंडेटरी बनाया गया कि भाई प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे पंचायत ही रहेगा। उसी तरह से एक बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड है, जिसमें फाइनेंशियल बैकअप प्रोवाइड किया जाता है, उसमें भी पंचायत का अहम रोल बनाया गया। तो इस तरह से देखेंगे कि अलग अलग स्टेज पे अलग अलग एक्शंस लिए गए, इनिशिएटिव लिए गए, बैकअप प्रोवाइड किया गया ताकि लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो सके। फिर देखिएगा 73rd बोलते हैं 13th फाइनेंस कमीशन जब आया था, उस वक्त भी डिवॉल्यूशन ऑफ द टैक्सेशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में एक प्रॉपर रिकमेंडेशन रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि लोकल गवर्नमेंट को भी फंडिंग किया जाना चाहिए, ग्रांट इन ऐड दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके, एम्पावर्ड हो सके और अपने ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली मीट करने में कैपेबल हो सके। करेक्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग करने के लिए हम लोगों ने देखा कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के साथ साथ कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के बाद भी कैसे इसका रिकॉग्निशन और भी हाईलाइट किया गया है, वो सब हम लोग जैसे सोशल ऑडिट है, ओम्बड्समैन है ना, मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया, इन सारे चीज़ को रखा गया और बहुत सारे स्कीम्स प्रोग्राम्स जहाँ पे पंचायत को एक सेंटर के तौर पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे बनाया गया। अब है वे फॉरवर्ड कि और आगे क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए ताकि लोकल गवर्नमेंट जो है प्रॉपर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सके और प्रॉपर डेवलपमेंट भी हो सके, जो कि ना केवल कम्युनिटी एंड सोसाइटी एंड विलेज को डेवलप करे बल्कि देश के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले कर सके। तो यहाँ पे दिखेगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद फिर भी कुछ ऐसी कमियां रह गई जिस पे वर्कआउट करना है। और आज के डेट में मैं ही अपने गांव की बात बताता हूं तो वहाँ पे भी आज भी स्टाफ की कमी है। ठीक है, ऑफिस की कमी है, हालांकि उस पर गवर्नमेंट वर्क कर रहे हैं, ऑफिस पर बनाया जा रहा है। स्टाफ की कमी होने के कारण या स्टाफ कम होने के कारण या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं होने के कारण लोग एक जगह पे पर्टिकुलर जगह पे बैठ नहीं पाते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे तो वर्कआउट में करने में देखिएगा सफिशिएंट स्टाफ का होना, ऑफिस स्पेस की कमी है जिस पे वर्कआउट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, इंटरनेट है, इस तरह का चीज़ को प्रोवाइड किया जाना, टेबल चेयर, ये सारा चीज़ होता है। फिर दूसरा है एलोकेटिंग फंड्स जो है वो आज भी कमी है, सफिशिएंट फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, इस पे भी वर्कआउट करना है। फिर आर्टिकल 243G जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था कि जहाँ पे डिवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंस के ऊपर, स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है ना, तो डिवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंस के ऊपर प्रॉपर वर्कआउट करना जरूरी है। करेक्ट। उसके बाद देखिएगा पैसा क्या है भाई, तो प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया के ये लिए एक्ट है, तो इसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने का प्रोविजंस या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस पे वर्कआउट करना चाहिए ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड या पार्टिसिपेशन बढ़ सके। करेक्ट। और
स्टेट फाइनेंस कमीशन को प्रायोरिटी बेसिस पे पीआरआई में जो डिवॉल्यूशन या डिवीज़न क्या बोलते हैं डिवीज़न ऑफ टैक्स जो है उस पर वर्कआउट करना चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन को और फंक्शनिंग बनाना चाहिए ताकि लोकल गवर्नमेंट को फंड प्रॉपर मिल सके और लोकल गवर्नमेंट इन हारमोनियस रिलेशनशिप में वर्कआउट कर सके। करेक्ट। फिर उसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्पेशल फोकस होना चाहिए, खास करके सिक्स्थ शेड्यूल एरिया के जो हैं स्टेट्स उनके ऊपर फोकस होना चाहिए ताकि वो लोग फंक्शन कर सकें और डेवलपमेंट हो सके। और फाइनली है फोकसिंग मोर ऑन द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ग्राम सभा। अब ग्राम सभा पे और भी वर्क आउट होना चाहिए क्योंकि ग्राम सभा जो है एक ग्रास रूट लेवल पे फंक्शनिंग बॉडी है जो ग्राम के एक एक लोगों को कनेक्ट करता है। करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे हम लोगों ने क्या देखा कि इन द कोर्स ऑफ टाइम में कंटिन्यूसली डेवलप होता रहा है, इवोल्यूशन भी हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप भी या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हो रहा है, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क टू बी डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, या कह सकते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। सो गाइस स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल। इसी तरह से मैं आपको आने वाले दिनों में फिर से योजना का कुछ टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पीटी और मेंस दोनों, मेंस में ज़्यादा हेल्प करेगा योजना और पीटी में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हेल्प कर सकता है। और अगर आप लोग डेली एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि हर एक वीडियो जैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके सो गाइस थैंक यू। और हमारे प्लेलिस्ट अलग अलग प्लेलिस्ट को भी देखते रहिए, इंडियन पॉलिटी के ऊपर भी, इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर, बिहार के हिस्ट्री के ऊपर, बिहार के ज्योग्राफी के ऊपर सब लेसन्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सो थैंक यू।